हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा जो लेसन चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया वहाँ तक वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ रहे थे, जो आपने आई होप मैंने कल भेजे थे, आपने लर्न किए होंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या मेन फीचर्स हैं, क्यों हमारा भारतीय संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे आज। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य जो बातें हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मीनिंग है जो स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था हमारे लीडर्स के द्वारा, हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, ये संघर्ष जो है ज़्यादा बढ़ गया था, ज़्यादा एक्टिव हो गया था और हमें आज़ादी चाहिए थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। जो अंग्रेजी साम्राज्य था उससे क्या चाहिए थी, भारत के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोट ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। ये कह रहे कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, नेशनलिस्ट यानी जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो डिवोटेड मतलब समर्पित थे ये सोचने में कि जब भारत आज़ाद होगा तो कैसा होगा, मतलब किस तरह से उसका रूल चलाया जाएगा, कैसे यहाँ पे नागरिकों के साथ व्यवहार होगा, क्या कुछ हमारी जो नीतियाँ हैं वो होंगी, वो सारे इस बारे में सोच रहे थे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। क्योंकि जब तक अंग्रेज़ों के अधीन हैं हम, तब तक हमें उन्हीं के नियम मानने पड़ते हैं। हमारा तो बस कोई भी नियम, जैसे हमने पढ़ा ना, कांग्रेस पार्टी उस समय मेन थी और कोई भी नियम बनता था तो थोड़ी बहुत भागीदारी इसकी होती थी, लेकिन ज़्यादा रोल किसका होता था, ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का। तो इसमें यही सोच रहे थे कि इन्होंने देखा कि जब हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं तो हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, कोई रूल बनाने में कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है कोई भी नियम बनाने में, और हमें वही फॉलो करना पड़ता है जो अंग्रेज़ों ने बना रखा है। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be democracy in which everyone should be treated equal and be allowed to participate in government। अब लंबे समय तक एक्सपीरियंस होता है अनुभव, लंबे समय तक जो अनुभव था दूसरों के अधीन रहने का, यानी दूसरों के बताए गए नियमों का पालन करने का, उससे भारत के नेताओं को ये एहसास हुआ कि जब भारत आज़ाद होगा ना तो हम यहाँ जनतंत्र रखेंगे, यानी लोगों का शासन होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे अपनी सरकार बनाने में, लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India। और इस तरह से क्या काम किया जाए कि भारत जब आज़ाद हो तो यहाँ पर गणतंत्र की सरकार हो, लोगों की सरकार हो, एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और क्या नियम बनाए जाएं जो यहाँ अच्छी तरह से फंक्शनिंग होता है, काम को चलाना, फंक्शन करना, किसी काम को मतलब ऑपरेट करना, चलाना, तो और किस तरह से यहाँ ये काम चल सकें। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, ये केवल एक व्यक्ति के बस का काम नहीं था कि पूरे भारत के बारे में सोच समझ कर रूल बनाए जाएं, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। तो इसीलिए बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल्स, इसीलिए 300 लोगों के समूह ने, हु बिकम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीनिंग है यहाँ संविधान समिति जो बनाई गई, उसमें 300 लोगों को इसका हिस्सा बनाया गया, उन्हें अलग अलग एरिया से, अलग अलग जाति से चुना गया, ताकि भारत का जो संविधान है ऐसा बने कि जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इन 1946 में ये संविधान समिति बनी, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये समय समय पर अगले 3 सालों तक, जैसे 46 में बनी थी, 47, 48, 49 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये 3 सालों में क्या किया इन्होंने, आपस में कांटेक्ट रखा और मीटिंग्स होती रही इनकी, ताकि ये क्या कर सकें, एक दूसरे के संपर्क में रहे, ताकि अच्छे भारतीय संविधान का निर्माण हो सके।
These member of the Constitution Assembly had a huge task before them. और ये जो संविधान समिति के सदस्य थे, इनके सामने एक बड़ा काम था. The country was made up of several different communities, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत सारे विभिन्न कम्युनिटीज़ समुदायों का बना हुआ है. हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से संबंध रखते हैं. एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और जिनकी संस्कृति भी अलग अलग है, यानी कपड़े पहनने का ढंग, खाने पीने का ढंग सब अलग है. हमारा भारत में हर स्टेट का अलग है. ऑल्सो वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिंग रिटर्न, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कॉन्साइबल टर्मोइल. और जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारत को निचोड़ के रख दिया था, पूरा शोषण कर लिया था, हमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर. और सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था, जब भारत का पार्टीशन हुआ यानी बंटवारा किया गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश बन गया. एक इंडिया था इकट्ठा, वो अब दो पार्ट्स में बट गया था, भारत और पाकिस्तान. भारत और पाकिस्तान में बंटने के कारण अब हमारे सामने ये समस्या थी कि कुछ जो जहाँ पर राजशाही थी, यानी राजा और राजकुमार शासन कर रहे थे, उन्हें यही नहीं पता था, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें किसके साथ जाना है, भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है. इसलिए उनका फ्यूचर भी खतरे में था. एंड द साइको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमॉल. और इस तरह से बहुत से लोगों की सामाजिक और आर्थिक जो दशा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि लोगों को यहाँ से वहाँ घर छोड़कर जाना पड़ा, कईयों ने अपना धर्म चेंज कर लिया. तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं उठानी पड़ी थी जब भारत का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था. ऑल ऑफ दिस इश्यू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सभी बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य थे उनके दिमाग में थी कि हमें संविधान का ढांचा कैसा तैयार करना है. दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट ए रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी. और इन्होंने अपने इस अवसर को देखते हुए और अपने पूरे भारत देश के लोगों को देखते हुए ऐसी दृष्टि से काम किया कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि भारत की जो विभिन्नता है वो आज भी बरकरार है, वाइल प्रिवर्जिंग नेशनल यूनिटी. और जिसमें प्रिजर्विंग की हुई है, प्रिजर्विंग मतलब सेव रखी हुई है, यानी हमारे संविधान ने ही हमारी इतनी विभिन्नताओं में भी भारत देश के लोगों को किस में बांध रखा है, एकता में बांध रखा है. The final document also reflect their concerns for eradicating poverty through socio-economic reform as well as impacting the circular role of the people can play in choosing their representative. और हमारी जो संविधान समिति थी उसने इस बात पर भी ध्यान दिया, इरेडिकेटिंग होता है किसी चीज़ को मिटाना या हटाना, कि गरीबी को हटाया जाए, सामाजिक और आर्थिक सुधार किया जाए. और इसके लिए उन्होंने एक अलग से भूमिका निभाई कि लोग जो हैं क्या करेंगे, अपने नेता को स्वयं चुनेंगे, यानी वोटिंग जो राइट है वो हमारी संविधान समिति ने लोगों को दिया. लिस्ट बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये मुख्य भारतीय संविधान की विशेषताएं थी. वाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड द अबाउ मेंशंस कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, साइको इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशंस दैट द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद. और आप ये सब देख रहे हो इसमें कि विभिन्नता, एकता, आर्थिक सामाजिक सुधार, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनना, ये सब हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है संविधान के अंदर. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी. अब ये तो हमने देखा कि पार्टीशन हुआ, भारत की दशा खराब थी, लेकिन संविधान हमारा ऐसा बनाया गया कि आज भारत एक मजबूत गणतंत्र के रूप में उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और विश्व में जाना जाता है. फेडरलिज्म होता है बेटा संघवाद. संघवाद की जो नीति है वो हमारे संविधान में अपनाई गई है. संघवाद का मीनिंग है कि हमारे यहाँ संघवाद की जो सरकार है वो होती है. दिस रेफर टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर एक लेवल से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है. जैसे देखिए हमारे यहाँ स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, 3 लेवल पर भारतीय गवर्नमेंट जो है काम कर रही है. यही होता है संघवाद, यानी कई लेवल पर जब गवर्नमेंट काम करती है. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. भारत में राज्य सरकारें हैं एंड द सेंट्रल लेवल और केंद्र सरकार है. पंचायती राज इज़ द थर्ड ऑफ गवर्नमेंट. और पंचायती राज जो तीसरा चरण है हमारी सरकार का. यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 6. और ये छठी क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनका कैसे चुनाव होता है, कैसे लोग चुनते हैं, वो सारी चीज़ें. वी लुक्ड एट द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन आवर क्लास 7th. 7वीं क्लास में आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि जो
राज्य सरकार है कैसे काम करती हैं। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस साल आप किसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानोगे, केंद्र सरकार के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया mean that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital of New Delhi and making decision for everyone। इसका मीनिंग ये है कि भारत में सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ है वही सबके फेवर में फ़ैसले लेगा, बल्कि भारत में हर राज्य की अपनी गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से फ़ैसले लेती है। गांव में पंचायत है, वो गांव के हिसाब से फ़ैसले लेता है। तो इसमें यही जानेंगे हम कि भारत में किस तरह से अलग अलग जो चरण हैं हमारी सरकार के, वो कैसे अपना भूमिका इसमें निभाते हैं। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, ये आपको लर्न करना है, रीड करना है यहाँ तक, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लर्न करने हैं। ये आपका आज का वर्क रहेगा। थैंक यू।